नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपना रिट का मेन जो सिलेबस है ना, रिट मेन का, उस मेन सिलेबस में आज हम केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। किसका? केमिस्ट्री का। क्योंकि रिट में आपके तीन पार्ट है रिट में। एक केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स वाला पार्ट है और एक फिर बायो वाला पार्ट है, बायोलॉजी का है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किसका? केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करें। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आनंददायक है। आप पढ़ोगे ना, आपको आनंद भी आएगा। और मैं ये दावा करता हूं कि इतना पढ़ लोगे ना, इससे बाहर एग्जाम में 1% भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे 6 क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 10th हो, 9th हो, है ना। इसके अलावा 11th 12th के टॉपिक भी, इसके अलावा जो अन्य छोटी मोटी किताबें और निकली मार्केट में, सबसे मिला के ऐसा एक परिशुद्ध मैटर आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा जिसमें आपको पढ़ के आनंद आ जाएगा। और आज अपना केमिस्ट्री का पहला टॉपिक देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वो लिखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपके अलग से दे रखा है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एग्जाम में है ना, इसमें से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं रिट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत बार पढ़ा भी है एग्जाम के दौरान, या फिर अन्य 11th 12th में पढ़ा है, आपने बीएससी में पढ़ा होगा। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना आपने। अब देखो, सबसे पहले लिखना हेडिंग, लिखो एटम। पहला हेडिंग लिखो एटम। एटम। अब एटम में क्या है? पहला एक शब्द, पहला सबसे पहले याद क्या रखना है? एटम जो शब्द है, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द एटोमिया से बना है। इससे ग्रीक शब्द एटोमिया से बना है, ये पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये लिखना है, एटम शब्द ग्रीक शब्द एटोमिया से बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखो, ये एटोमिया से बना है, एक पॉइंट तो ये। और एटोमिया मीन्स क्या होता है? अनकटेबल, जिसको बोलते हैं अनकटेबल या अविभाज्य। इसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य यानी अनकटेबल, जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? एटोमिया। और एटोमिया से हमने इंग्लिश में क्या कर लिया? एटम कर लिया। एटम को हिंदी में क्या कर लिया हमने? परमाणु लिख लिया। एटम क्या लिखा हिंदी में? परमाणु लिख लिया, ये परमाणु, इस तरह से। तो यहाँ अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसे जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। किसको बोलते हैं? एटम। पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते, सूक्ष्मतम इकाई जिसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? एटोमिया। एटोमिया से बन गया एटम, एटम से बन गया परमाणु। तो क्या बोलते हैं उसको? परमाणु कहा जाता है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। फिर देखो सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है वो, और सेकंड पॉइंट में क्या है? एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति। और अगर अब देखो यहाँ पर 2 लाइनें आएगी। एक लाइन तो ये कि एटम के बारे में पहला भारतीय दार्शनिक जिसने एटम की जानकारी दी, तब किसका नाम याद रखना आपको? महर्षि कणाद का। तो अगला एक पॉइंट क्या लिखेंगे? भारतीय दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक जिसने जिसने परमाणु की जानकारी दी, जिसने परमाणु की जानकारी दी, जानकारी दी। और किसका नाम आएगा इसमें? महर्षि कणाद। किसका नाम आएगा? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद, ये पॉइंट याद रखना है, महर्षि कणाद। अगर दार्शनिक का नाम आए, भारतीय दार्शनिक, तब आपको महर्षि कणाद लिखना है। और अगर ये आ जाए वैज्ञानिक तौर पर परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य, या वैज्ञानिक तौर पर सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक, यानी साइंटिफिकली
परमाणु को प्रूफ करने वाला साइंटिस्ट वो कौन सा है? जॉन डाल्टन। किसका नाम याद रखोगे? जॉन डाल्टन। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर परमाणु की जानकारी देने वाला वैज्ञानिक, और इस किसका नाम आएगा? जॉन डाल्टन। किसका नाम आएगा? जॉन डाल्टन। किसका नाम है? जॉन डाल्टन। और इसी डाल्टन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एटम, यानी परमाणु का जनक। क्या बोलते हैं इसको? जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक भी कहते हैं। परमाणु का जनक। तो परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य किसको बोलते हैं? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, एक याद रखना है। फिर क्या है, इसी जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणु जो है ना, इस परमाणु के बारे में जानकारी दी, और उस जानकारी के साथ में अब इसने क्या किया? सबसे पहले परमाणु की जानकारी दी। कब दी? 1800 में। कब दी? सन 1800 में। और लगभग इसी जॉन डाल्टन ने 8 साल तक इस छोटे से सूक्ष्म कण पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसने इस परमाणु के बारे में मेन 4-5 पॉइंट बताए, जिनको मिला के बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी या परमाणुवाद का सिद्धांत बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं कि परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, ये आ जाए, तब देखो क्या लिखोगे इसमें। अगला पॉइंट क्या लिखना है? परमाणुवाद, परमाणुवाद सिद्धांत के जनक, परमाणुवाद सिद्धांत के जनक, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम आता है? फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। किसने दी? वही जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। कब दी गई? 1808 में। किसने दी? जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, या एटॉमिक थ्योरी दी, या परमाणुवाद का सिद्धांत का जनक कौन है? जॉन डाल्टन। और इसने, जॉन डाल्टन ने क्या किया? इस परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर जो है, इसने मेन 4-5 पॉइंट बताए। क्या बताया इसने? मेन 4-5 पॉइंट बताए मेन परमाणु के बारे में। और इन्हीं पॉइंट को क्या बोलते हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इन पॉइंट को? परमाणुवाद का सिद्धांत बोलते हैं। 4-5 पॉइंट है ये। अब देखो एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाए, परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, तब तो जॉन डाल्टन याद रखना है, लिख लोगे। इसके अलावा अगर ये आ जाए, अब देखो आजकल ये प्रश्न बहुत कम आते हैं कि परमाणुवाद सिद्धांत के जनक कौन है, किस सुन के आएंगे? डाल्टन की जो परमाणुवाद का सिद्धांत है, एटॉमिक थ्योरी है, उसके अंदर मेन 4-5 पॉइंट है, उनको याद रखना कि परमाणु क्या है, उसके बारे में बताया। और एग्जाम में क्या आएंगे, लिख देंगे इसे कि परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही पॉइंट कौन सा है परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार, या गलत कौन सा है, ऐसे लिख देंगे। गलत लिखेंगे तो 3 लिख देंगे परमाणुवाद सिद्धांत के पॉइंट, 1 लिख देंगे कोई अन्य पॉइंट। परमाणुवाद सिद्धांत के अलावा कोई अन्य पॉइंट है, उसको आपको छांटना है। या कह देंगे कौन सा परमाणुवाद सिद्धांत के अनुसार सही है, तब आपको 1 पॉइंट दे देंगे परमाणुवाद सिद्धांत का, बाकी 3 अन्य दे देंगे, तो आपको परमाणुवाद सिद्धांत का एक सही पॉइंट वो छांटना है। सत्य असत्य वाले, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, किसमें? इस परमाणुवाद के सिद्धांत में। अब देखो है क्या ये परमाणुवाद का सिद्धांत। अगला हेडिंग लिखो आप, परमाणुवाद का सिद्धांत। अगला लिखो हेडिंग, परमाणुवाद का सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम, परमाणु का, परमाणुवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा। सबको पता है 1808 में। अब इसके मेन पॉइंट कौन कौन से देखो। सबसे पहले नंबर 1 जो हमने शुरू में लिखा है, परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जिसको और विभाजित नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? परमाणु, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट तो ये।
परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट तो ये। दूसरा 2 नंबर सेकंड। और परमाणु में क्या है दूसरा, परमाणु जो है ना वो क्या है अस्थायी है, परमाणु क्या है अनस्टेबल है। तो परमाणु क्या करेंगे मिलेंगे आपस में, मिलने के बाद स्थायी यानी स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे। जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे अणु का निर्माण करते हैं। और पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस में 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और पीछे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस में एक क्वेश्चन ये भी आया था। और प्रश्न क्या आया था कि परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, किसका होता है अणु का निर्माण। वहां पर ऑप्शन में है ना तत्व लिखा आ गया, अणु लिखा हुआ आया है ना, मिश्रण यौगिक ऐसे लिख दिए 4। तो क्या बनेगा, अब वहां पर कुछ लोगों ने क्या तत्व कर दिए। तत्व क्या है समान परमाणुओं का एक ग्रुप या समूह है, आपसे मिलते नहीं है, उनकी व्यक्तिगत पहचान रहती है परमाणुओं की। लेकिन जहां परमाणु मिल जाए मिलने के बाद उनकी व्यक्तिगत पहचान नहीं रहती तो अणु बढ़ जाएगा। इसलिए जहां मिलना टू कंबाइंड नाम आ जाए ना तो वहां अणु का बनेगा। हमें क्या लिखना है, ये डाल्टन के सिद्धांत का पॉइंट लिया था एग्जाम में। तो परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है अणु का निर्माण होता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट तीसरा, और परमाणु जितने भी है ना उन परमाणुओं को न तो हम नष्ट कर सकते सुनील की तरह, न उसको हम बना सकते हैं। इसका मतलब परमाणुओं को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न किया जा सकता। तो अगला पॉइंट क्या होगा, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता वह न ही उत्पन्न किया जा सकता। तो परमाणु जो है इसको न तो नष्ट कर सकते हैं न इसको उत्पन्न कर सकते हैं। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जितनी भी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें कौन भाग लेता है परमाणु भाग लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। और फिर लास्ट 5वां, अब देखो जैसे बोलते हो तांबा मतलब Cu कॉपर, उसमें तांबे के बहुत सारे परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे ही लोहा है, लोहे में क्या है Fe के परमाणु बहुत सारे मिलकर लोहे का निर्माण कर रहे हैं। तो एक ही तत्व में परमाणु तो एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग तत्वों में परमाणु क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कॉपर में कॉपर का होगा, लोहे के अंदर Fe का होगा ऐसे। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार से ये 4-5 पॉइंट याद रखने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है जिसको आगे और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं अणु का निर्माण करते हैं। और परमाणुओं को न तो नष्ट कर सकते और न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। और सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। और एक तत्व में सभी परमाणु समान लेकिन भिन्न भिन्न एलिमेंट में परमाणु क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ये 4-5 पॉइंट है, इनको मिला के बोलते हैं परमाणु का परमाणुवाद का सिद्धांत। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। कब दिया, 1808 में दिया। इसलिए आपको ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं परमाणु के परमाणुवाद के सिद्धांत के पॉइंट। इसमें सत्य है सत्य वाले क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो है परमाणुवाद का सिद्धांत, 1808 में दिया गया। इसके बाद लगभग 100 साल तक डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत ये सही माना गया, ये सही है। कब तक, जब 1886 में प्रोटॉन की खोज हुई।
1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। फिर 1904 में थॉमसन का परमाणु संरचना का मॉडल दिया गया। उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना श्रवणपत्री प्रयोग दिया। फिर 1913 में बोर ने अपना बोर मॉडल दिया, जिसको क्वांटम यांत्रिक प्रयोग बोलते हैं। इसी प्रकार से फिर 1922 में डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली समीकरण दी। 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। 1936 में श्रोडिंगर समीकरण दिए। ऐसे इस तरह से आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मॉडल दिए गए, प्रयोग होते गए। फिर उनसे सबसे ये सिद्ध हो गया कि परमाणु जो है ये परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु को भी आगे और विभाजित कर सकते हैं। और विभाजित करेंगे तो परमाणु है, ये कहते हैं कि परमाणु के नाभिक में लगभग 35 प्रकार के कण पाए जाते हैं, लेकिन हमें तो मेन 3 याद रखनी है। और 3 में उनको बोलते हैं, परमाणु का मुख्य भाग इन्हीं 3 कण से मिलकर बनता है, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, परमाणु के मूलभूत कण। तो एग्जाम में आपके अलग से आपकी ये सिलेबस के अंदर भी है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं? 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपको मैं बाद में 4 कण और लिखूंगा, वो भी किस तरह से कैसे आपको याद करने हैं, कारण क्या उसका वो कारण भी करेंगे। 3 कण है, इन 3 कणों में कौन सा कण परमाणु में कहाँ पाया जाता है वो देखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो सबसे पहले 2004 में, कभी 2004 में जब पहली बार आरपीसी ने एग्जाम करवाया था, क्योंकि 2000 पहले से है ना, 2004 से पहले आरपीसी में केवल मेरिट बेस से सिलेक्शन होता था, मेरिट बनाते बीएससी और बीएड की, उसके बाद उसका सिलेक्ट करते। लेकिन आरपीसी ने 2004 में पहली बार एग्जाम करवाया जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उस एग्जाम में सभी गधे घोड़े सब लग गए, उसमें लगभग 30,000 पोस्ट निकाल ली थी है ना वसुंधरा ने। और उसमें 2004 वाले में है ना, उसमें एक पर्सन भी आया था ये, ठीक है ना हर्षपाल जी, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। और क्वेश्चन में क्या था, ये आया था कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रश्न क्या था कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अब देखो 3 मूलभूत आधार कण है, तीनों में है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं इस तरह से। तो अगर हम परमाणु है ना, इस परमाणु का अगर हम आकार बनाए, इस तरह से आप आकार बना सकते हो, देखो यूं, इस तरह से यूं, परमाणु की ये साइज ऐसे आकार बनाए, जैसे ये परमाणु का आकार है, ठीक है ना। और इसके सेंटर में यहाँ पर क्या है, इसमें ये नाभिक है, और यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है ये। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना है। और नाभिक में क्या मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलेंगे, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये नाभिक में पाए जाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इन दोनों को मिला के इसका एक नाम और है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप से नाम क्या है, इनको न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये है क्या, ये न्यूक्लियस, क्या ये न्यूक्लियस यानी ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। और ये पूरा क्या है, ये परमाणु है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना आपको इस डायग्राम के साथ, और क्या याद रखना है, इस परमाणु में अब ध्यान रखना है, कई बार पूछते हैं परमाणु की साइज कितनी होती है, अणु की, ये नाभिक की साइज कितनी होती है, मीटर में है, सेंटीमीटर में, इस तरह से आपको निकालनी आ जाए। तब याद रखना नाभिक है ना, इस नाभिक का आकार, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसको ऐसे कोई बोल सकते हो सेंटीमीटर में 10⁻13 सेंटीमीटर, ये होता है नाभिक का आकार। और परमाणु की साइज जो होती है ना, वो क्या होती है, वो ये 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर, ये क्या है, परमाणु का आकार होता है। किसका, परमाणु का 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर में, या नाभिक का आकार है वो 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर। 10⁻15 मीटर को एक फर्मी बोलते हैं, एक फर्मी, एक फर्मी के बराबर है नाभिक का आकार। इसका मतलब इन दोनों साइजों में अंतर कितना है, यहाँ 15 और यहाँ 10, तो 10⁻5 का अंतर है। इसका मतलब आप यूं बोल सकते हो कि नाभिक
परमाणु की तुलना में 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है, ऐसे बोल सकते हो। या उल्टा बोल ले, परमाणु नाभिक की तुलना में 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है। आप ऐसे कल्पना कर सकते हो जैसे फुटबॉल का एक ग्राउंड है, और फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो तो परमाणु है, और उस ग्राउंड के बीच में रखी हुई फुटबॉल वो एक नाभिक की तरह काम करती है। इस तरह से परमाणु का आकार होता है। तो हम एक पॉइंट यहाँ और ऐड करेंगे, कौन सा करेंगे, इस तरह से यहाँ एक पॉइंट ऐड करना आपको, और क्या लिखना है कि परमाणु नाभिक की तुलना में 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है। उल्टा लिखोगे ना, उल्टे में क्या लिखोगे कि नाभिक परमाणु की तुलना में 10 की पावर 5 गुना छोटा होता है, एक ही बात है। और फिर एक पॉइंट लिखना है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, ऐसे लिखना, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते हैं, ये याद रखना है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं परमाणु के, ये याद रखना है। अब ये तो है परमाणु के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब परमाणु के मूलभूत कण ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मौलिक कण ऐसा लिखा हुआ है। तब परमाणु के मूलभूत कण या मौलिक कण या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, क्या है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल तब क्या है, 3 है। कौन कौन से, प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, परमाणु के 3 मूलभूत कण है। और एग्जाम में है ना कई बार प्रश्न आता है ऐसे लिखा हुआ, प्रश्न क्या आता है, यूएस लिख देंगे, निम्नलिखित में से, ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से परमाणु का मौलिक कण नहीं है। अब लिख देंगे आपको 4 ऑप्शन ऐसे, प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 हाइड्रोजन, और नंबर 4 इलेक्ट्रॉन। परमाणु का मूलभूत आ जाए या मौलिक कण कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के मौलिक कण। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना है। और ये 2 है, नाभिक में मिलते हैं, और ये चार तरफ क्या चक्कर है, काटता रहता है। ये मूलभूत कण है 3। अब इन 3 कणों के बारे में हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो थोड़ा देखना है। इन तीनों के एक टेबल बनाएंगे हम, उस टेबल के अंदर इनके बारे में सारी जानकारी लिखेंगे, और किसने खोज की, और कौन से कण पे कितना चार्ज है, कितना उसका द्रव्यमान है, कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है वो हम टेबल में करेंगे, ठीक है ना। एक छोटी सी टेबल बनाओ आप ऐसे, इस तरह से एक आप टेबल खींच लो, इस तरह से, यहाँ क्रम संख्या, ठीक है ना, फिर यहाँ सिंबल, प्रतीक, कण का नाम, है ना, और उसका संकेत क्या है, वो संकेत, इस तरह से। फिर उस पर चार्ज कितना है, वो चार्ज, उसका द्रव्यमान यानी मास कितना, वो मास, लास्ट में उसका डिस्कवरर या खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता। इस तरह से हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। देखो टेबल में इस तरह से क्यों लिखना है, यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर कण, यहाँ उसका प्रतीक, इस तरह से इसको लिखेंगे, उसका संकेत क्या है वो। तीसरा यहाँ
उस पर आवेश चार्ज, क्या वो चार्ज लिखना है। फिर उसका द्रव्यमान, कौन से कण का कितना द्रव्यमान यानी मास, मास कितना वो देखना है। फिर उसका खोजकर्ता, प्रपोज्ड बाई यानी डिस्कवरर, खोजकर्ता कौन है ये देखना है, ठीक है ना। और 3 कण हमारे पास है। अब देखो मैं तीनों के नाम लिख रहा हूं क्रम से, इस तरह से देखना सर, ये सब दिख रहा है ये नीले वाला, है ना। अब देखो इस तरह से, नंबर 1 पहला, नंबर 1 प्रोटॉन, देखना सर, अब प्रोटॉन, ठीक है। फिर एक थोड़ी जगह छोड़ना, दो तीन लाइन खाली छोड़नी है। फिर दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। इन 3 के बारे में हमें देखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनका संकेत क्या है, क्या लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिख देंगे, या इसको H+ से लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यानी आवर्त सारणी का ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते H+ बन जाएगा, निकालते क्या बना, नाभिक बचा, नाभिक में क्या एक प्रोटॉन, तो इसको H+ भी लिखते हैं ऐसे, या P लिखते हैं। दर्शाने का तरीका, न्यूट्रॉन को दर्शाने का तरीका ऐसे N से, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे E- लिख दो, या बीटा- लिखा हुआ है जैसे, ये भी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का एक तरीका है, ठीक है। आवेश, चार्ज, अब चार्ज में क्या है, इस तरह से आवेश में, आवेश में क्या है, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, धनावेश, देखना सर ब्लैक दिख रहा है क्या, धनावेश, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश। अब कितना, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल यानी उदासीन। अब कितना धनावेश, पॉजिटिव चार्ज कितना है, धनावेशित कण कौन सा है, प्रोटॉन, कितना है। अब देखो अगर यूं कह देना परमाणु विद्युतय होता है, तो क्या लिखेंगे, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है सर, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, याद रखना, ये परमाणु विद्युतय उदासीन होता है, ध्यान रखना। और उदासीन का मतलब जितना प्लस चार्ज उतना ही क्या होता है उसमें, माइनस चार्ज। और प्लस चार्ज किससे होता है, प्रोटॉन से, और माइनस किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तब आवेश कुल 0। इसका मतलब जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं, प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा, प्लस में 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, याद रखना, ये कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस आई है, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरह से ही। अब प्रोटॉन पर ये तो कूलाम में, और कई बार ये आवेश लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना, ये 4.8 10⁻⁻10 ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। क्या बोलते हैं ESU को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्थिर विद्युत इकाई कहते हैं। 4.8 10⁻⁻10 होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पे उदासीन 0 आई, और यहां पर सेम यही, लेकिन माइनस 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्थिर विद्युत इकाई, आप हिंदी में लिख लेंगे इसका पूरा नाम। या फिर ये पूछते हैं सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश, वैसे क्या लिखते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ा तो +1 बढ़ गया, इसका मतलब सापेक्षिक आवेश क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के रूप में, +1। और इसका क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश क्या होगा इसका, -1। बाकी न्यूट्रॉन का क्या होता है, उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल ऐसे, तो उदासीन कण होता है, ध्यान रखना, ये कर सकते हो। इसके बाद द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान में है ना, एक बात ध्यान रखना, द्रव्यमान के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम है, पॉइंटों के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान ऐसे 1.672 10⁻⁻24 ग्राम, ये ग्राम में,
अगर इसको मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो 6.72 10 की पावर, अब किलोग्राम में चेंज करेंगे ना, क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, 10 की पावर 3 का भाग, ऊपर जाएंगे 10 की पावर -3 हो जाएगी, तो 3 -3 हो जुड़ गई, 10 की पावर -27 किलोग्राम में आ गया। और एक मान और याद रखना है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.000728 ऐसे है, लेकिन आप 7 तक याद कर लो, 1.007 AMU, क्या नाम है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल जो है ना, इस AMU को थोड़ा छोटा करके लिखना स्टार्ट कर दिया आजकल, जैसे बोलते हैं ना हम घरों में, आजकल मम्मी मोम हो गई, पापा को और कर दिया शॉर्ट, पा बोलने लगे। ऐसे AMU है ना, इसको शॉर्ट करके यू बोलने लगे, AMU है ना, इसको यू भी लिखने लगे, ऐसे यू, और यू मतलब यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड यूनिट। और यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट है ये 1.008। न्यूट्रॉन का सेम इसकी तरह ही है, बस पॉइंटों में थोड़ा चेंज करना है, 1.67, यहाँ 2 है, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा या 4 मिल जाएगा, 1.72 है ना, यहाँ 73 या 74 लिखा हुआ मिल जाएगा, इनटू बाकी सब कुछ वही है, 10 की पावर -24 ग्राम ऐसे, और 1.673 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम ऐसे, या 1.008, थोड़ा सा भारी है ये, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये न्यूट्रॉन का भार आपको याद रखना है, AMU के अंदर ग्राम में और किलोग्राम में। एस इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का भार तो आपको याद रखना है, आगे आपके बार बार काम भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन का भार, कौन सा याद रखना आपको, 9.1 10 की पावर -28 ग्राम। और अगर इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 9.1 10 की पावर माइनस क्या आएगा 31 किलोग्राम में, 3 बढ़ गया। और AMU में चेंज करें तो 0.0005 है ना, ये 40 ऐसे AMU, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ये जिनके द्रव्यमान है किसके, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है। फिर देखो खोज करता है, इसके बाद खोज किसके द्वारा, कौन से कण की खोज किसके द्वारा की गई। अब देखो खोजकर्ता में है ना, प्रोटॉन के खोजकर्ता, ये नाम याद रखना आपको, ये नाम याद रखना है, क्या नाम है, गोल्डस्टीन। क्या नाम है, गोल्डस्टीन, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन। अब देखो एक नाम इसके साथ और याद रखना आप, गोल्डस्टीन के साथ, क्या, ये नाम और याद रखना, क्या नाम है, रदरफोर्ड। अब देखो कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, जैसे छोटी SSC बैंक वगैरह किताबें आती है ना, उनके अंदर देखना लिखा हुआ मिलेगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। रदरफोर्ड खोजकर्ता नहीं है। रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की थी, और 1911 तक केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज्ञात थे। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। तब तक ये पता था कि परमाणु के पास 2 प्रकार के भाग है, एक धनावेशित भाग और एक ऋणावेशित भाग। धनावेशित भाग नाभिक में होता है, ऋणावेशित भाग चारों तरफ क्या चक्कर चक्कर काटता है। और ये कह दिया नाभिक, नाभिक के अंदर क्या, फिर प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, एक ही था वो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उस टाइम ज्ञात नहीं था, इसलिए रदरफोर्ड का नाम प्रोटॉन के खोजकर्ता में जोड़ दिया गया, लेकिन होता नहीं है। खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। अब देखो क्या करना आपको, अगर एग्जाम में गोल्डस्टीन नाम आए, रदरफोर्ड का नाम नहीं आए, तो आपको गोल्डस्टीन करना है। अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए गोल्डस्टीन का नाम भी आ जाए, रदरफोर्ड का नाम भी आ जाए, क्या करना आपको, गोल्डस्टीन करना है, रदरफोर्ड नहीं करना है। और अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए गोल्डस्टीन नहीं आए, रदरफोर्ड आ जाए, अन्य 3 नाम और आ जाए, तो आपको छोड़ना नहीं है, फिर क्या करना है, रदरफोर्ड कर देना है। तो दोनों नाम याद रखने हैं, लेकिन मेन खोजकर्ता कौन है वो याद रखना है। मेन कौन है खोजकर्ता में, ये याद रखना आपको, मेन खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, इसको अलग से याद रखना आपको, गोल्डस्टीन। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता बताइए आपको कौन है, न्यूट्रॉन का, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक 1932 में जेम्स चैडविक ने की। और इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन, कौन है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये खोजकर्ता आपको याद रखनी।
तो आपको इस तरह से कि टेबल याद रखनी है ये, ठीक है ना। इन 3 कणों के लिए ये बात याद रखनी है आपको। संकेत क्या है, किस पर कितना आवेश, कौन सा धनावेशित, कौन सा ऋणावेशित, कौन सा उदासीन है, धनावेश कितना है, ऋणावेश कितना है, फिर द्रव्यमान किसका कितना भार है वो याद रखना है, फिर खोजकर्ता कौन है वो खोजकर्ता आपको याद रखने। ये 3 कण है फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण। इन 3 मूलभूत कणों के बारे में आपको ये सारणी टेबल याद रखनी है, भूलने नहीं है। एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न कई बार पूछे लेते हैं, कर सकते हो ना भी। एक तो ये, इसके बाद इसमें थोड़ा याद रखना आपको, क्या याद रखना है, एक तो ये प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इनमें कह दें कि मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण है। मूलभूत मतलब इन 3 कणों में। बाकी जैसे परमाणु में कह, मैंने बोला ना कि परमाणु के नाभिक में अन्य 35 प्रकार के पार्टिकल और भी मिलते हैं। उनमें देखो पार्टिकलों में है ना, एक तो मेसोन, क्या नाम है, एक मेसोन और एक न्यूट्रॉन, ये 2 कण अस्थायी होते, बाकी सारे इतने अस्थायी नहीं होते। तो अगर ये आ जाए ना, मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण, तो कौन सा है, न्यूट्रॉन। मूलभूत कणों में सबसे भारी कण, सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन। देखो ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा 3 है भारी, ये और कम है, 28 आ गया, देखो -31 और कम हो गया। तो सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, उससे हल्का प्रोटॉन, उससे हल्का इलेक्ट्रॉन। तो मूलभूत कणों में सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और मूलभूत कणों में सबसे स्थायी कण कौन सा है, वो भी इलेक्ट्रॉन है। सबसे अस्थायी कण है वो न्यूट्रॉन है, सबसे भारी कण है वो न्यूट्रॉन है। तो ये 3-4 पॉइंट और लिखने हैं, इनको अलग से लिख लो इस तरह से, ये लिख लो, मूलभूत कणों में, मूलभूत कणों में सबसे सबसे अस्थायी कण है, अस्थायी कण, और वो क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है वो, न्यूट्रॉन। मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण है वो क्या है, न्यूट्रॉन। एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये, मूलभूत कणों में, मूलभूत कणों में सबसे स्थायी कण, सबसे स्थायी कण, तब किसका नाम लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। किसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और फिर याद है, मूलभूत कणों में सबसे हल्का कण, मूलभूत कणों में सबसे हल्का कण, तब किसका नाम आएगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर अगला, मूलभूत कणों में, मूलभूत कणों में सबसे भारी कण, सबसे भारी कण, किसका नाम आएगा, न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण क्या है, न्यूट्रॉन। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, इन्हें टेबल या सारणी के अलावा ये 4 कण और याद रखने, ठीक है। कर सकते हो ना, ये टेबल है, इस टेबल के अलावा ये 3-4 बातें और याद रखनी। अब इनकी खोज किस प्रकार से हुई, खोज से रिलेटेड भी आपको 2-3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, देखो अब जब खोजा गया ना, तब इसमें देखो कैसे प्रयोग किए गए, इस तरह से, यू है ना, एक इस तरह की एक नली ली गई, इस तरह से, यू एक नली है, इस तरह की एक नली ली गई, और इस नली के यहां से जो है ना, एक पंप लगा के हवा को बाहर निकाला गया, और यहां से प्रेशर मेंटेन किया गया, दाब को यहाँ मेंटेन कर दिया गया। और साथ में इसके अंदर यहाँ इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इधर लगा दिया, एक इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया लाइट के जैसे माइनस वाले भाग से, उसको बोला कैथोड इलेक्ट्रोड, वो तो क्या है, कैथोड है। और एक भाग है उसको जोड़ दिया इस तरह से प्लस वाले सिरे के साथ, उसको बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। यानी जो विद्युत सेल, ये कहते हैं लाइट,
तो लाइट का माइनस वाला भाग जिस इलेक्ट्रोड जुड़े उसको बोलते हैं कैथोड, लाइट का प्लस वाला जुड़े उसको बोलते हैं एनोड। तो कैथोड एनोड दो जुड़ गए और यहाँ पर इसमें से हवा पूरी बाहर निकाल देगी और बाहर निकालने के बाद इस विसर्जन नलिका का दाब, अब देखो पॉइंट याद रखने आपको, ये विसर्जन नलिका में दाब, दाब का मान 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 3 mmHg, कितना दाब मेंटेन कर दिया गया इसी विसर्जन नलिका में, बहुत कम दाब कर दिया गया। और बहुत कम दाब करके, और यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव, लाइट कितनी लगाई गई, विद्युत विभव कितना, 10,000 वोल्ट, कितना, 10,000 वोल्ट का विद्युत विभव इसमें इस इलेक्ट्रोडों के ऊपर लगाया गया। आप बोलते हो कई बार कि जैसे बड़ी लाइन जाती है लाइट की, तो आप बोलते हो ये 11,000 वाली लाइन है, ये 20,000 वाली है, ये 32,000 वाली है, ऐसे बोलते हो। तो 11,000 वाली बोलते हो, 11,000 वाली बहुत ही हानिकारक है, बहुत तेज करंट आता है, 20,000 में उससे अधिक, 32,000 में उससे अधिक। और कहीं पर आप जैसे स्टेशन पे जाओगे ना, वहां पर जहाँ लाइट से ट्रेन चलती है, वहां पर देखना कभी लिखा मिलेगा प्लेट पे 32,000 वोल्ट का उसमें चार्ज होता है। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी किसमें, अपने रेलवे स्टेशन वाली जहां ट्रेनें चलती है वहां पर। तो कई बार दिखाते हैं हादसा, कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है छत के और थोड़ा सा तार छू जाते हैं, उसके बाद छोड़ने के बाद अचानक है ना आग से निकलती है और आदमी बिल्कुल क्या है, एक पत्ते की तरह बिल्कुल नीचे गिर जाता है झुलस कर, इतनी तेज लाइट। तो इतना अधिक 10,000 वोल्ट का इसमें विभव लगाया गया इस नली में, और इस नली का नाम क्या रखा गया, इसको बोलते हैं विसर्जन नलिका, डिस्चार्जिंग ट्यूब। ये क्या है, ये विसर्जन नलिका है, क्या है, विसर्जन नलिका बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ट्यूब है, ये विसर्जन नलिका है। लगाने पर क्या हुआ, इन इलेक्ट्रोडों पे एक चकाचौंध वाली यानी तेज लाइट निकली, और लाइट निकली ना तब कैथोड से कुछ किरणें निकलती है ऐसे, और ये किरणें निकलती हुई किधर जाती है, ये एनोड की तरफ गति करती है, इस तरह से, इस तरह से एनोड की तरफ गति की। और एनोड की तरफ गति करने वाली ये जो किरणें हैं, इन किरणों का नाम क्या रखा गया, इनको कहा गया कैथोड किरणें। क्या बोलते हैं इनको, इनको कैथोड किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट तो है ना आपको डिस्चार्जिंग ट्यूब बनानी है, दाब का मान याद रखना 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 3 mmHg, विभव का मान 10,000 वोल्ट लगाया गया, कैथोड एनोड लगा दिए गए, पंप से यहाँ पंप लगा के क्या कर दिया, इसमें से हवा बाहर निकाल के दाब को 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 3 mmHg कर दिया गया दाब। विसर्जन नलिका है, डिस्चार्जिंग ट्यूब है ये। अब देखो याद क्या रखना है, ये घटना सबसे पहले किसने की, एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, क्या नाम है, विलियम क्रुक्स। क्या नाम है, विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स। इसीलिए विलियम क्रुक्स को कैथोड किरणों के खोजकर्ता, पॉइंट याद रखना, ये क्या है, कैथोड किरणों के खोजकर्ता कौन है, विलियम क्रुक्स, इस तरह से। और फिर इस विसर्जन नलिका में इस विलियम क्रुक्स ने जब कैथोड किरणें खोजी, तब थॉमसन ने क्या कहा, ये कैथोड किरणें जो है ना, ये ऐसी किरणें नहीं है, ये भी क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जो ऋणावेशित कण, नेगेटिव चार्ज वाले कण है। इसलिए थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। लेकिन बाद में इसी ऋणावेशित कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। वो किसने रखा, तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण, इलेक्ट्रॉन का नामकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने दिया, स्टोनी। तो स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसका नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन रख दिया स्टोनी ने। और खोजकर्ता कौन हो गया, जे जे थॉमसन हो गया। फिर यही घटना दोबारा की गई, और किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन ने यह घटना दोबारा की, दोबारा की तो उसने कहा कि कैथोड से किरणें निकलती, सही बात है, लेकिन कैथोड के साथ साथ एनोड से भी कुछ किरणें निकलती है जो कैथोड की तरफ गति करती है, ऐसे एनोड से भी किरणें निकलती है, कैथोड की तरफ गति करती है इस तरह से। और कैथोड की तरफ गति करने वाली इन किरणों को बोला गया एनोड किरणें, एनोड से निकलने वाली एनोड किरणें, या इनका एक नाम और है, इनको केनाल किरणें कहा जाता है। तो आ जाए ना, गोल्डस्टीन एनोड किरणों के खोजकर्ता, एनोड किरण या केनाल किरण,
के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। तो एनोड किरणें या केनाल किरणों के खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन है। और फिर बाद में गोल्डस्टीन ने कहा था कि एनोड किरणें भी छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, जो बाद में इनका नाम प्रोटॉन रखा गया। इसलिए खोजकर्ता कौन हो गया? गोल्डस्टीन हो गया। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? प्रोटॉन नाम किसने दिया? प्रोटॉन का नामकरण ये किसने किया? थॉमसन व रदरफोर्ड ने। थॉमसन व रदरफोर्ड, मेन रदरफोर्ड का नाम मेन आता है। तो यानी नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। और थॉमसन ने प्रोटॉन का नाम क्या रख दिया? प्रोटॉन रख दिया था। और फिर एक पॉइंट याद रखना है, और कौन सा है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी किया गया। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 की पावर -19 कूलम। तो ये आवेश है ना, इस आवेश की गणना किसने की? तब एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना, R.A. मुल्लिकन, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की? तब नाम याद रखना है, R.A. मुल्लिकन। मुल्लिकन नाम याद रखो, आगे वाला याद होना कोई बात नहीं। R.A. मुल्लिकन ने, मुल्लिकन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की और मान कितना निकाला? वही -1.6 की पावर -19 कूलम। ये आवेश किसने निकाला है? R.A. मुल्लिकन ने। और इसके लिए विधि कौन सी काम में ली? विधि, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने की विधि का नाम याद रखना। मेथड कौन सी थी? तेल बूंद मापी विधि। क्या नाम है? तेल बूंद मापी विधि। विधि का नाम क्या है? तेल बूंद मापी विधि, या ऑयल ड्रॉप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल ड्रॉप मेथड भी कहा जाता है। तेल बूंद मापी या ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की? R.A. मिल्लिकन ने। R.A. मिल्लिकन है, ये मुल्लिकन है, मिल्लिकन, मिल्लिकन लिखा है ना। R.A. मिल्लिकन ने की। किसके द्वारा? R.A. मिल्लिकन के द्वारा। मिल्लिकन, R.A. मिल्लिकन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? R.A. मिल्लिकन के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई। ध्यान रखना। ये तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन ये कण है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये तीन कणों पर ये टेबल याद रखनी है। फिर इन तीन कणों के पॉइंट याद रखने, 2-3 पॉइंट ये। और फिर ये विसर्जन नलिका प्रयोग है ना, इस विसर्जन नलिका प्रयोग में कौन कौन सी बातें सारी मैंने लिख दी बोर्ड पर, ये आपको अलग से कॉपी में उतार लेनी है। विसर्जन नलिका बना लो, नलिका का दाब याद रख लो, विद्युत विभव याद रख लो, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है वो लिख लो। विसर्जन नलिका बोलते हैं। विलियम क्रुक्स ने खोज किसकी की? कैथोड किरणों खोज की। इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी के द्वारा किया गया। गोल्डस्टीन ने एनोड किरणें या केनाल किरणों की खोज की। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। फिर यहाँ आवेश की गणना इलेक्ट्रॉन पर R.A. मिल्लिकन के द्वारा की गई। विधि का नाम ऑयल ड्रॉप मेथड या ऑयल ड्रॉप मेथड या तेल बूंद मापी विधि बोलते हैं। ये तो है परमाणु के 3 मूलभूत कणों के बारे में। यहाँ तक अपना है ना, परमाणु के 3 मूलभूत कण पूरे हो गए। देखो ये, ठीक है ना। यहां से हमने स्टार्ट किया था इस तरह से। परमाणु है क्या? परमाणु के बाद परमाणुवाद, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम शब्द एटोमिया से बना है, डाल्टन ने कहा था। फिर डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, उसके मेन पॉइंट कौन से हैं वो। उसके बाद नाभिक की तुलना में परमाणु कितना छोटा या बड़ा होता है वो लिखा है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर मौलिक कण कौन कौन से? 3। उसके बाद हमने लिखा है ये, इनमें तीनों कणों के बारे में मैंने पॉइंट याद रखने। और इसके बाद देखो मूलभूत कणों में 3-4 पॉइंट याद रखने। उसके बाद विसर्जन नलिका में किस प्रकार से कैथोड एनोड किरणों खोज की गई, उनकी सहायता से प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजे गए। और इसके बाद फिर आवेश की गणना इलेक्ट्रॉन पर तेल बूंद मापी विधि से R.A. मिल्लिकन के द्वारा की गई। यहाँ तक अपने मूलभूत कण हो गए कितने? 3 के बारे में पूरा यहाँ डिटेल से हो गया ये, ठीक है। इतना ये पॉइंट आपको याद रखना है, कर लोगे। ये तो है परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये 2 पॉइंट हो गए। परमाणु क्या है और परमाणु की मूलभूत कण क्या, ये 2 पॉइंट अपने पूरे हो गए, ठीक है। बाकी आगे वाला इसके बाद अपना परमाणु संरचना के मॉडल वगैरह है वो इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले अपने क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।